नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, इनसे पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं वो लोग अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग से निवेदन है कि जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको चैनल पर जाकर जाइएगा और दिल्ली पुलिस से जितने भी वीडियो होंगे उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मानवता हेतु गुलबैंकिन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ग्रेटा थुनबर्ग, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटा थुनबर्ग की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये एक आपका स्वदेशी पर्यावरण कार्यकर्ता है। 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि के साथ उन्हें मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार की बात करेंगे तो ये पुरस्कार आपका 1956 में स्थापित किया गया था और कालोस्टे गुलबेकियन संस्था का एक हिस्सा है। इसके अलावा संस्थान एक पुर्तगाली परोपकारी संस्थान है जो कि दान, कला, शिक्षा और विज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित है। मिस थनबर्ग मानवता के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, से पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो भी लोग दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों आपका एक पीडीएफ बनाया गया है, जिस पीडीएफ में दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट आपके जो करंट अफेयर्स से जितने भी टॉपिक होंगे, ठीक है, जैसा कि आपका करंट अफेयर्स से जितने भी टॉपिक होंगे, जैसा कि आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार 2023 हो जाएगा, एशियन गेम 2023, टोक्यो ओलंपिक 2020 और G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो आपका हुआ था, उनके साथ साथ आपका स्टैटिक जीके के भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसा कि दोस्तों आपका हो गया वाद्य यंत्र, उनसे जुड़े कलाकार, नृत्य से जुड़े प्रमुख व्यक्ति, खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई किताबें, खेल और खिलाड़ियों की संख्या एवं विभिन्न खेलों के मैदानों का आयाम और भारतीय लेखक के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण पुस्तक। ठीक है, इन सभी टॉपिक दोस्तों आपको मिलने वाला है मात्र 25 रुपये में, और टॉपिक भी दोस्तों आपको इसके साथ ऐड होते जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम पर आपको दे दिया जाएगा, उसके ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आपको 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक नंबर है 9973741666, दूसरा नंबर है आपका 6299 ठीक है, जिनको भी लेना है इन दोनों नंबरों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सअप करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि 50% आपके जीके जिसके आते हैं, तो 11 टॉपिक का ये अगर आप पीडीएफ पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो जाने वाला है, तथा और भी टॉपिक से जो कि आपको इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, जो लोग भी लेना चाहते हैं उसको ले लीजिएगा मात्र 25 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितना % प्रदर्शित हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका 70.5%, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में पिछले दशक में, ठीक है, पिछले दशक की बात करेंगे तो 2000 आपका 1 से 11 में आपका जो वृद्धि हुआ है वो दोस्तों आपका 17.7% हुआ है, लेकिन आपका जब 1900 में आपका जनगणना हुआ था 1991 से लेकर 2001 तक में जनसंख्या जो वृद्धि दर हुआ था आपका 21.5% हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में जैसे कि बिहार राज्यों में जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज किया गया है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे दशकीय जो वृद्धि दर है आपका किस राज्य में हुआ है, तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। वहाँ पर आपका 25.4%, जबकि 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। 4 कथन दिया गया था, तो उनमें से आपका जो चौथा कथन दिया गया था, दोमट मिट्टी मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है, गलत है। बाकी जो कथन दिया गया था, जैसा कि रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक होता है और चिकनी मृदा में सबसे कम होता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही था। दूसरा कथन था कि चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही था। और तीसरा कथन था कि कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाई जाती है, ये भी कथन आपका सही था। दोमट मिट्टी में बहुत अधिक आर्द्रता होती है और यह अधिकांश बगीचे के पौधे के लिए उपयुक्त होती है और अच्छी तरह से जल निकासी भी करती है ताकि जड़ों तक पर्याप्त हवा पहुंच सके। इसके अलावा मृदमय मिट्टी का उपयोग है जो कि हम लोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है, तो क्योंकि चिकनी मिट्टी में दोमट, रेत और गाद की तुलना में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होता है। इसके अलावा मिट्टी और दोमट गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा मिट्टी जो जल धारण को बनाए रखने में उपयुक्त होता है और जैविक पदार्थों से भरपूर होता है। गेहूं, चना, धान जैसी फसलों को उगाने के लिए मिट्टी जो कि बहुत ही उपयुक्त होता है।
इसके अलावा कपास की बात करेंगे तो कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मिट्टी में जल अंतर्श्रवण दर अलग अलग होती है। ये बलुई मिट्टी में सबसे अधिक होती है, चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उच्च एवं प्राश्रमिक मूल्य प्रति क्विंटल घोषित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 285 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2020 से 21 विपणन वर्ष अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने का जो उचित और प्राश्रमिक मूल्य बनाने का निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिया गया था और आपका सरकार ने इसे 2019-20 विपणन के लिए गन्ना FRP 275 रुपये क्विंटल तय किया था, जो कि आपका 2020 में आपका 285 रुपये से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि तृतीय जो उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर माने जाते हैं। तो तृतीय उपभोक्ता आपका खाद्य श्रृंखला में आपका चौथा पोषक स्तर है जो कि बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका तृतीय उपभोक्ता एक जानवर है जो प्राथमिक उपभोक्ताओं और माध्यमिक उपभोक्ताओं को खाकर अपना पोषण प्राप्त करता है। तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी शिकारी होते हैं, हालांकि वो सर्वाहारी भी हो सकते हैं। जो ऐसे जानवर हैं जो मांस और पौधे दोनों की सामग्री पर भोजन करते हैं। वे कई अलग जानवरों यहाँ तक कि पौधे को भी खा सकते हैं। तृतीयक उपभोक्ताओं के कुछ उदाहरण में बात करेंगे तो शिकार हो गया, बड़ी बिल्लियाँ हो गया, इसके अलावा लोमड़ी के पक्षी आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की जो धारा 143 है गैर कानूनी सभा के लिए सजा का प्रावधान करता है। 143 धारा की बात करेंगे तो जो गैर कानूनी सभा का सदस्य है उसे या तो विवरण के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जो 6 महीने तक या जुर्माना दोनों के साथ हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इस धारा के तहत अपराध संज्ञेय, उपलब्ध और गैर यौगिक है और यह किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है। इसके अलावा धारा 150 की बात करेंगे जो कि धारा 159 की बात करेंगे जो कि फ्रेंड्स आपका दंगा से संबंधित है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उन्हें एक अपराध करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा धारा 166 की बात करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवहेलना करने वाला लोक सेवक से संबंधित है। इसके अलावा जो भी एक लोक सेवक होने के नाते जानबूझकर कानून की किसी भी दिशा को अवज्ञा करता है, जिस तरह से वो खुद को इस तरह का लोक सेवक के रूप में संचालित करना चाहता है या करने का इरादा रखता है, ये जानने की संभावना है कि वो इस तरह की अवज्ञा से चोट का कारण बन जाएगा और किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष के लिए साधारण कारावास दंडित किया जाएगा जो 1 वर्ष तक या जुर्माना दोनों के साथ हो सकता है। इसके अलावा धारा 135 की बात करेंगे तो ये आपका सिपाही, नाविक और या एयरमैन की मर्यादा का उन्मूलन से संबंधित है। जो कोई भी आधिकारिक सेना में या नाविक हो या वायु सैनिक हो या भारत सरकार में हो, आपका नौसेना हो, वायुसेना हो में से कर्तव्यों से विमुख होता है, यह भाग जाता है को एक समय के लिए या तो कारावास से दंडित किया जाएगा जो 2 साल के विस्तार तक हो सकता है या जुर्माना के साथ या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में %% संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 4.50% इसका राइट आंसर था। इसके अलावा IMF ने जून 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 4.5% के तेज संकुचन का अनुमान है जो कि लगाया था। IMF के द्वारा उद्धृत ऐतिहासिक निम्न कोरोना वायरस महामारी के कारण था जो इसने लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। इसके अलावा IMF ने यह भी कहा है कि देश में 2021 में आपका 6% विकास दर के साथ उछाल की उम्मीद है। IMF का मुख्यालय की बात करेंगे तो वार्षिक गठन दिशा में इसका मुख्यालय पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश में किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। किसकी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए आपका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग है जो कि आपका किया जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई कारकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कागज, साबुन, वस्त्र, पेंट आदि के निर्माण में भी किया जाता है।
नेक्स्ट आपका है कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो बायोगैस की बात करेंगे तो कथन गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर आपका बायोगैस में मीथेन 1% होता है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। बाकी जो कथन दिया गया है कि बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता है, ये कथन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा आपका दिया गया है कि बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अपशिष्ट और वहित मल का उपयोग किया जाता है, ये भी कथन सही है। अगला है कि बायोगैस को गोबर गैस के रूप में जाना जाता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जैव ईंधन को बायोमास नाम मृत कार्बनिक तत्वों से बनाया जाता है और यह तरल, गैसीय और ठोस रूप में हो सकता है। बायोगैस ऊर्जा का एक स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, उसका उपयोग घरेलू और कृषि उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा बायोगैस सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरह एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है। कुछ प्रकार के जीवाणु जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदल दिया जाता है। मीथेन गैस बायोगैस का क्या होता है, मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महापद्मनंद ने साम्राज्य पर शासन किया था। तो महापद्मनंद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मगध पे शासन किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 345 से 321 ईसा पूर्व से उत्तरी भारत में मगध पर नंद वंश का क्या था, आपका शासन था। ठीक है, क्या था आपका शासन था, यह महापद्मनंद नंद के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने उग्रसेन के रूप में भी जाना जाता है, यानी एक विशाल सेना का संरक्षक। इसके अलावा जिसने कुरु, कलिंग और काशी जैसे कई राज्यों को भी हराया है। इसके अलावा उन्हें पुराणों में सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। पुराणों ने महापद्म एकराट को यानी एकमात्र सम्राट कहा है। ऐसा लगता है उन्होंने उन सभी राजवंशों को उखाड़ फेंका है जो शिशुनाग के समय शासन करते थे। उन्हें अक्सर भारतीय इतिहास का पहला समाज निर्माता के रूप में भी वर्णित किया जाता है। महापद्मनंद आपका दूसरा परशुराम कहा जाता है। इसके अलावा महापद्मनंद ने 8 पुत्र उनके उत्तराधिकारी बने और धनानंद आपका नंद वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बेस 21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के डैश के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित नहीं करता है। ठीक है, अनुशंसित नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है अल से, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों को ध्यान रखते हुए दोनों वर्षों में प्रत्येक वर्ष कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा है जो कि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। गलत कथन आपको बताना है। तो आपका पहला कथन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये बिल्कुल आपका सही कथन है। अगला दिया गया है फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था, तो ये कथन आपका गलत है। रिजर्व बैंक ने 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य नहीं किया था, 1948 तक किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1945 को अपना परिचालन शुभारंभ किया था, ये भी कथन आपका सही है। रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज के वैधानिक आधार के लिए प्रदान किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 5 करोड़ की पूंजी के साथ किया गया था। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा जोखा 1 जुलाई से 3 जून के बीच है, जबकि देश का वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो 1 अप्रैल से 23 मार्च के बीच होता है। इसके अलावा बात करेंगे आपका कि भारत में जो नोटों की छपाई होता है वो आपका रिजर्व बैंक के द्वारा ही किया जाता है। 1 रुपये के नोट और सभी सिक्कों की मीटिंग का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आप बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे और CD देशमुख आपके पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। ठीक है, डैश की एक पुस्तक श्रृंखला में काल्पनिक चरित्र है, तो इसका राइट आंसर आपका J.K. रॉलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट टॉम मॉर्वली रिडल की एक काल्पनिक गीत है जो हैरी पॉटर उपन्यास की J. रॉलिंग की श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र और मुख्य प्रतिपक्षी है। वोल्डेमॉर्ट पहली बार हैरी पॉटर और द फिलोसफेयर स्टोन में दिखाई दिए जो 1997 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गरिया पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो सुबह में आपका क्लास चल रहा है SSC MTS का, उसमें भी दोस्तों आज के क्लास में जब जाइएगा आपको लोग देखिएगा तो गरिया पूजा और केर पूजा पूछा गया था कि गरिया पूजा केर पूजा किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा था। और दिल्ली पुलिस के भी दोस्तों आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसमें भी दोस्तों आपका गरिया पूजा के बारे में भी पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सभी क्लासों को अगर आप लेते हैं तो
आपके लिए ही फायदेमंद होगा, तो आप लोग लिया कीजिए। टेलीग्राम पर सारी अपडेट आपको मिलती जाती है। इसके अलावा ये त्रिपुरा के प्रमुख त्यौहार है जो कि चैत महीने के अंतिम दिन तक आयोजित किया जाता है। जातीय जनजातियों त्रिपुरी ओरिंग्स के द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी त्यौहार में गरिया नृत्य भी किया जाता है। इसके अलावा एक बांस का खंबा जो पशुधन और धन के देवता भगवान गरिया का प्रतीक है, फूल और माला के साथ पूजा जाता है। जिन प्रमुख सामग्रियों के साथ गरिया पूजा आयोजित की जाती है वो आपका सूती धागे, चावल के अलावा फ्रेंड्स आपका रीचा के अलावा फॉल चिक, राइस वियर, वाइन, मिट्टी के बर्तन, अंडे, वाइन। देवता के समक्ष मुर्गी की बलि दी जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान के सामने मुर्गी का खून भी बहाया जाता है। इसके अलावा ये पूजा 7 दिनों के लिए बैसाख यानी कि अप्रैल महीने के 7वें दिन तक आयोजित की जाती है। इसके अलावा आपका ऑप्शन में दीपक पूजा भी दिया गया है, तो दीपक पूजा त्रिपुरा के नुतिया समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये आमतौर पर शादी, गृहिणी, पहले चावल खिलाने की समारोह और सभी सामाजिक धार्मिक समारोह की शुरुआत जैसे अवसरों पर मनाया जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका केर पूजा का दिया गया था, तो केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक आपका शताब्दी पुराना उत्सव है। केर का मतलब आपका क्षेत्रीय भाषाओं में सीमा या निर्दिष्ट क्षेत्र आदिवासियों के द्वारा बोली जाने वाली कोक बुरोक। इसके अलावा राज्य सरकार ने वित्तीय समर्थन से अगरतला के रॉयल पैलेस में खर्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद ये पूजा मनाया जाता है। और त्रिपुरा में केर को वास्तु देवता का संरक्षक देवता माना जाता है, क्योंकि माणिक्य वंश ने राज पर शासन करना शुरू कर दिया था और राज्य को पूरी आत्मा और काले जादू से बचाने के लिए पूजा जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है खर्ची पूजा, एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है, ठीक है, जो हर साल जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। ये अगस्त महीने में भारतीय राज्य त्रिपुरा में होता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरी लोग को वंश देवता मनाने वाले 14 देवताओं की पूजा की जाती है। ये 14 देवताओं के मंदिर परिसर में अगरतला में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मठ आपका सिक्किम में स्थित नहीं है, तो आपका ताबो जो मठ दिया गया था वो आपका सिक्किम में स्थित नहीं है। इसके अलावा इंचे, रालोग और पेमयाटसंग जो मठ है वो दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। जो आपका ताबो जो मठ है वो दोस्तों आपका उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के ताबो गाँव में स्थित है। यह तिब्बत बौद्ध लाटवा रिनचेंग जंगपो द्वारा पश्चिम हिमालय साम्राज्य के राजा येसो की ओर से फायर अप के लिए तिब्बती वर्ष 996 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसके अलावा यह भारत और हिमालय दोनों में सबसे पुराना लगातार संचालित बौद्ध प्रवृत्ति होने के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ इसकी दीवारों पर प्रदर्शित की गई बड़ी संख्या में आपका भित्ति चित्र बौद्ध पंथ से कथाओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्पोत अल्प शिप ब्रेकिंग यार्ड में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 INS विक्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। INS विराट भारतीय उद्पोत सितंबर 2022 में विघटन के लिए अलंग जहाज तोड़ने में यार्ड में पहुंचा था, ठीक है, तो INS विराट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिससे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है, तो 1 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मल्चिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मल्चिंग मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए नंगे जमीन को कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर करने की प्रक्रिया है। मल्चिंग एक सामग्री की सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की सतह के शीर्ष पर फैला हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्यदिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां भारत में इसकी मांग और समय देवताओं को डेस्क से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका 75% इसका राइट आंसर था, ठीक है। प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की करीब हर बैंकिंग कंपनी भारत में संपत्ति या शुक्रवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत एक सार्वजनिक अवकाश है। व्यवसाय के करीब पूर्ववर्ती कार्यदिवस 75% से कम नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अश्वमेध यानी घोड़े की बलि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी अनुष्ठानों में से एक था।
नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टर्म यूज्ड इन द डिनोट कॉपलेट्स ऑफ गज़ल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गज़ल के दोहे को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो इसका शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा मांड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गज़ल की बात करेंगे तो अरबी साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य शैली है। उर्दू गज़ल के नियमों के अनुसार गज़ल में माल्टा मक्ता होना अनिवार्य है, वरना गज़ल अधूरी मानी जाएगी। मतला की बात करेंगे तो किसी गज़ल के पहले शेर को हम लोग मतला कहा जाता है। मतला की दोनों पंक्तियों में काफिया या रदीफ शामिल होना चाहिए। इसके अलावा मतला ताल और खंडन पैटर्न सेट करता है। इसके अलावा मक्ता की बात करेंगे तो गज़ल के अंतिम दोहे का मंत्र कहा जाता है। मक्ता में कवि का नाम या उपनाम रहता है। इसके अलावा रदीफ काफिया की बात करेंगे, रदीफ काफिया के तुकबंदी और उसके बाद आने वाले शब्द या शब्द रदीफ कहलाते हैं। काफिया बदलता है लेकिन रदीफ नहीं बदलता है, इसका स्वरूप जैसा है वैसा ही बना होता है। कुछ प्रमुख गज़लकार को देखेंगे तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां, गालिब, मिर्ज़ा तकी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद, फैज़, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, नाज फासिल आदि कुछ प्रमुख गज़लकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका होस्ट यानी कि उत्खंड दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। फॉर्म के लिए दो समांतर दोषों के बीच भूमि को ब्लॉक पर्वत या होस्ट कहा जाता है। इसके अलावा आपका अवसाद में रहने वाले दो समांतर दोषों के बीच भूमि को ग्रेविन या रिफ्ट कार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हरिसेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग जो प्रशस्ति की रचना है जो कि क्या था, यह स्तंभ एक अशोक स्तंभ है जिसने अशोक ने उससे 6 शताब्दी पहले है जो कि बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि बिच्छुआ पौधे की पत्तियां एसिड स्रावित करती है जिसे छूने पर दर्दनाक चुंबन होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 मिथोनोइक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिच्छू पुट्टी की एक शाकाहारी पौधा है जो कि जंगलों में उगता है। बिच्छू बुट्टी की पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो गलती से छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। यह उनके द्वारा स्रावित मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। इसके अलावा कुछ और जैसे आपके प्राकृतिक स्रोत हैं और उसमें उपस्थित अम्ल की बात करेंगे तो आपके विनेगर में फ्रेंड्स आपका स्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली की बात करेंगे तो टार्टरिक अम्ल, टमाटर की बात करेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल, दही में आपका लैक्टिक अम्ल, नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल और नेटल यानी कि बिच्छू मुट्टी में आपका मेथनोइक अम्ल है जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो डैश एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए एक जुलूस में शोभा यात्रा के द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 मासी मागम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मासी मागम का त्यौहार तमिल में मासी के महीने में मक्कम नक्षत्र के दौरान मनाया जाता है। मासी मागम या मासी मक्कम का त्यौहार आमतौर पर पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा मंदिरों की मूर्तियों का जुलूस मासी मागम के दिन निकाला जाता है। उन्हें स्नान के लिए समुद्र के किनारे तालाब या झीलों में ले जाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द डिस्पाइल चैतन्य तम्हाने की डैश में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मराठी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द डिसिपल एक मराठी फिल्म है जिसका निर्देशन चैतन्य तम्हाने ने किया है। इसका कथानक भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आपका आधारित है। समापन समारोह के दौरान द डिसिपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पर पुरस्कार जो कि जीता है। नेक्स्ट आपका है कि आर्थिक सर्वेक्षण डैश में आर्थिकी की भोजन की थाली से संबंधित करने का प्रयास थोरीनोमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो इसका राइट आंसर आपका 19-20, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने वाले अपराधों के निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करेगा। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसका आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार का संरक्षण अधिनियम डैश 19 सितंबर को प्रभावी हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2019, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषेध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनियों का निदेशक हो। तो इसका राइट आंसर आपका 16, इसका राइट आंसर था। अगला है कि काल्पनिक कस्बा मालगुडी के द्वारा लिखित कहानियों में किसके द्वारा वर्णित किया गया है। तो मालगुडी जो पुस्तक है वो दोस्तों आपके R.K. नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका R.K. नारायण, इसका राइट आंसर था। R.K. नारायण जी के द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों की बात करेंगे तो द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके अलावा द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर सम मंथ, नेक्स्ट संडे, माई डेटलेस डायरी और माई डेज, ये सब पुस्तक आपकी R.K. नारायण जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है कि पाणिनि कौन था। तो पाणिनि की बात करेंगे तो यह एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, वो आपके पाणिनि थे।
इनका जन्म आपका वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी पर सलातुल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग एक मौर्योत्तर राजा है, जबकि पाणिनि के जन्म वर्ष का पता नहीं है। इसके अलावा विशेषज्ञ 4वीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी में पाणिनि के जन्म की तारीख देते हैं, जो सभी मौर्य काल से पहले की है। इसके अलावा इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो कि आपका संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रमुख रचना है। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 मनिका बत्रा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 600 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन का उदय हुआ, जिनके जीवनी हर्षचरित संस्कृत में उनके सौजन्य वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के जीवन चितनी यात्री जुआन जंग के वृत्तांतों की कहानी हर्षचरित में वर्णित है। अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर का आपका राजा बन गया था। उनके बहनों कन्नौज के शासक थे और बंगाल के शासक के द्वारा आपका मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात के बाहर स्थित है? तो गुजरात के बाहर जो स्थित आपके स्थल है वो आपके राखीगढ़ी है, जो कि आपका हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा अमरपुरा आपका गुजरात में है, धौलापीरा आपका गुजरात में है, रंगपुर आपका गुजरात में है। गुजरात में एक और स्थल है जो कि आपका लोथल है, वो भी दोस्तों आपका गुजरात में ही है। इसके अलावा राखीगढ़ी स्थान भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे बड़े कस्बों में से एक है। यह भारत में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। इसके अलावा आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, गणवेरीवाला भारत में, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण श्री अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रक्रिया विषयक नियमों से संबंधित समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र कुमार, संचालन समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष भी आपके राजेंद्र प्रसाद ही थे। इसके अलावा प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। आवास समिति के अध्यक्ष आपके वीर पटामी धर्मैया थे। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके के.एम. मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तथर्थ समिति के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके जी.वी. मामलंकर जी थे। राज्यों संबंधी समिति के आपके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक व जनजातियों व अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों पर उप समिति के अध्यक्ष आपके H.C. मुखर्जी थे। इसके अलावा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके J.B. कृपलानी जी थे। इसके अलावा पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आवासों के उपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलई थे। इसके अलावा अपवर्जित और आंशिक रूप से उपवर्जित जैसे कि असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति के अध्यक्ष आपके A.B. ठक्कर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट आपका है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन वयस्कों और बच्चों के लिए अच्छे मौखिक स्वास्थ्य स्वच्छता अभ्यास के महत्व को पहचानता है। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहम रीड भारत के पुरुष टीम के मुख्य कोच थे। ठीक है, तो ग्राहम रीड आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के आपके मुख्य कोच हुआ करते थे अगस्त 2020 तक, लेकिन वर्तमान में ये आपके चेंज हो चुके हैं। वर्तमान में आपके क्रेग फुलटन आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच नियुक्त किए गए हैं, जो कि आपका टोक्यो ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम के सहायक कोच भी रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कि दिग्निकाय डैश के प्रवचनों का एक संग्रह है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिग्निकाय एक आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो कि स्तुत पिटक में 5 प्रबल निकायों में से पहला है, जो बौद्ध धर्म की पाली त्रिपिटक की रचना करने वाले 3 पिटकों में से एक है। दिग्निकाय जिसका अर्थ आपका लंबा संग्रह, एक संस्कृत दीर्घाम जिसमें सैद्धांतिक व्याख्याओं, किंवदंतियों और
नैतिक नियमों सहित 34 लंबे सूत्र शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन सेवा डैश को प्रारंभ की गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 7 अगस्त 2020 इसका राइट आंसर है। किसान रेल योजना की बात करेंगे तो इसका घोषणा आपका बजट 2020 में किया गया था। रेलवे ने 7 अगस्त 2020 से खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए अपना किसान रेल सेवाएं शुरू की थी। इसके अलावा सब्जियों और फलों को ले जाने वाली ऐसी पहली ट्रेन महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच आपका चलेगा। इसके अलावा केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो आपके रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल नहीं है, वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो दोस्तों आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं। पीयूष गोयल आपके कपड़ा मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर आपके क्या हैं तो आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि प्रवासी रोजगार डैश की एक पहले जो कि नौकरी के इच्छुक लोगों की उपयुक्त नियोक्ताओं को जोड़ने की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सोनू सूद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी रोजगार मोबाइल ऐप उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिकों को देश भर विभिन्न क्षेत्रों में सही नौकरी की अवसर खोजने में मदद मिलेगा। अभिनेता सोनू सूद इस प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है, जिससे कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचने में मदद मिली है। इसके अलावा प्रवासी रोजगार मोबाइल ऐप नौकरी खोजने के लिए सभी आवश्यक जानकारी और सही लिंक प्रदान करने के लिए एक मुफ्त ऑनलाइन मंच है। अभिनेता सोनू सूद ने बॉलीवुड के साथ दक्षिणों की फिल्म में भी काम किया है। वो मोगा पंजाब से संबंधित हैं। रितेश देशमुख, सलमान खान, अक्षय कुमार की बात करेंगे तो भारत में प्रसिद्ध आपके बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट आपका है इनाम गांव उत्खनन स्थल डैश नदी के किनारे स्थित है। तो इनाम गांव जो आपकी उत्खनन स्थल है वो आपका घोर नदी के पास स्थित है, जो कि आपका महाराष्ट्र में भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इनाम गांव महाराष्ट्र में हड़प्पा का पुरातात्विक स्थल है। इसके अलावा आमतौर पर वयस्कों को इस स्थल पर दफनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर की ओर सिर के साथ शव को सीधा रखा जाता था। इनाम गांव स्थल से गेहूँ, जौ, मसूर, बाजरा और तिल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका है कि अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉल दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमुंड के साथ निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है। तो इसका राइट आंसर आपका हैदराबाद एफसी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है मैदान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। इसके अलावा आपका है कि भारतीय गंगा का मैदान, जिसे उत्तर भारतीय मैदान भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप का एक व्यापक उत्तर मध्य भाग है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और गंगा नदी के संयुक्त डेल्टा से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के सबसे अमीर और सबसे घनी आबादी के वाले क्षेत्र वाले रहते हैं, इसलिए कथन 1 है जो कि आपका गलत है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 2020 के संस्करण के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे घोषणा की है। तो ड्रीम 11 को घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आपका ड्रीम 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वेसर जो शब्द है आपका मंदिर वास्तुकला से संबंधित आपके शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये नागर और मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की एक संकृत शैली है। ये चालुक्य शासकों के संरक्षण में कर्नाटक के क्षेत्र में 7वीं शताब्दी के बाद आपका लोकप्रिय हुआ था। वेसर शैली की आपकी विशेषताओं की बात करेंगे तो योजिक दीवारों मौजूद हो सकती हैं या नहीं भी, गोपुरम मौजूद हो सकता है या नहीं भी। इन मंदिर की योजना एक तारे की तरह दिखती है, जो कि इस तरह से इसे तारकीय योजना के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण की बात करेंगे तो दुर्गा मंदिर जो कि होल में स्थित है, विरूपाक्ष मंदिर जो कि आपका पटकल कर्नाटक में स्थित है, केशव मंदिर आपका सोमनाथपुर में स्थित है। आपका वेसर शैली का कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शहद के उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 एपी कल्चर यानी कि रेशम कीट पालन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मधुमक्खी पालन की बात करेंगे तो मधुमक्खी को पालने और विज्ञान और कला को हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। मछली पालन आपके मत्स्य पालन है। खेती करने को कृषि, जंगलों के पेड़ की खेती को जंगल विज्ञान, केचुआ को केचुआ पालन, फल को फल कृषि विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो हरियाणा से जो आपके नृत्य हैं, आपका फाग जो नृत्य है आपका हरियाणा का है। तो इसका राइट आंसर आपका फाग हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के अन्य लोक नृत्य की बात करेंगे तो फागु नृत्य, लूर नृत्य, डाफ नृत्य, गुग्गा नृत्य, खोड़िया नृत्य, होली नृत्य, ये सभी आपके हरियाणा में ही किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 चीनी कारखाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योगों के द्वितीय प्रसंस्करण शामिल है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में वो आर्थिक क्षेत्र शामिल होते हैं जो एक तैयार, उपयोग
योग उत्पाद बनाते हैं, विनिर्माण, इसके अलावा बिजली, गैस, जलापूर्ति आपके इसके अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट आपका है कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक और देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केरल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी को डेल्टा भाग काफी उपजाऊ है। यहाँ बेसिन में काली, लाल, लेटराइट, जलोढ़, जंगली और मिश्रित प्रकार की मिट्टी है जो पाई जाती है। बेसिन के अधिकतम भाग पर लाल मिट्टी का कब्जा है। जलोढ़ मिट्टी डेल्टा भाग में पाया जाता है। इसके अलावा हरंगी, हेमवती, शिमसा, अग्रवती सहायक नदियाँ कावेरी नदी के दाहिने छोर तक बहती है और बाएं छोर पर लक्ष्मण तीर्थ, कावानी, स्वर्णवती, भवानी, न्योली आदि नदियाँ कावेरी नदी से मिलती है। शिव समुद्र नामक एक झरना है जो कि आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है, जो कि 101 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा कावेरी नदी पर कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध, तमिलनाडु में आपका मैटूर बांध और कावेरी डेल्टा है जो कि आपका स्थित है। तो ये आपका आज का आपका 50 प्रश्न है जो कि आपके 27 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी इन सभी प्रश्न इन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे मात्र 25 रुपये में ले सकते हैं। आगे आपको तकरीबन 20 से 25 टॉपिक इसमें ऐड होंगे। तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।